नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद इस सप्ताह की। कारण लोकसभा और राज्यसभा में 8 से 12 दिसंबर 2025 के दौरान संसद के दोनों सदनों में महत्वपूर्ण विधायी कार्य हुआ। वित्तीय प्रस्ताव और महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हुई। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा हुई। दोनों सदनों में वंदे मातरम पर करीब 10 घंटे से अधिक समय तक चर्चा चली। राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने वंदे मातरम को अमर स्तुति गीत बताया। सभापति जी ने सदस्यों से एक राष्ट्र के रूप में साथ खड़े होकर राष्ट्रीय सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहा कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा एक महत्वपूर्ण अवसर है। जब भारत औपनिवेशिक उत्पीड़न से जूझ रहा था तो राष्ट्रगीत ने आशा प्रदान की। उस कठिन समय में वंदे मातरम ने प्रकाश प्रदान किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम की चर्चा शुरू की। चुनाव सुधार के मुद्दे पर भी दोनों सदनों में चर्चा हुई। पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। राज्यसभा में स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 पर भी चर्चा हुई। लोकसभा ने सदन के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त की। लोकसभा और राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2001 में संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। सभापति राधाकृष्णन जी ने कहा कि 13 दिसंबर 2001 इतिहास में काले दिवस के रूप में दर्ज है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के लिए सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश करना भी एक महत्वपूर्ण विधायी कार्य रहा। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम चर्चा संसद इस सप्ताह की करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार जी स्टूडियो में हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी से। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन सुजीत जी, शुरुआत मैं आपसे करूँगा क्योंकि मुद्दा संसद का है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और अगर उत्पादकता की मैं बात करूं तो संसद का ये सप्ताह जो है 8 से 12 के दौरान का जो कार्य है काफ़ी उत्पादकता वाला रहा। आप कैसे देखते हैं? देखिए मनोज जी, मैं तो बहुत खुश हूँ और मेरे को बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है पूरे देश को कि हम लोग बार बार जो ये चिंता जाहिर करते थे कि संसद चल नहीं रही है। ये पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारे सत्र ऐसे 40% 45% उसकी प्रोडक्टिविटी रही थी। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि अभी पिछले हफ्ते पूरी दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों ने पूरी मेरे को लग रहा है कि मोर देन 100% प्रोडक्टिविटी रही होगी। क्योंकि कई बार लोकसभा तो 12 बजे तक भी बैठी थी जब वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी। और 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जो मुद्दे, वंदे मातरम की 150वीं जयंती और जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जिसकी विपक्ष बार बार मांग कर रही थी, ये दोनों विषयों पे चर्चा, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे चर्चा करने के लिए सरकार मानी और इस पे बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। हालांकि राज्यसभा में अभी बाकी है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की चर्चा सोमवार को भी चलेगी। और राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विधेयक जो हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी तक ये विधेयक भी पारित हुआ और अभी ये शायद लोकसभा में अभी पारित होने वाला है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के मतलब आप देखेंगे अगर नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से या देश के स्वास्थ्य के हिसाब से, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि ये ऐसे और जीरो। अब मैं आज एक आंकड़ा आपको बताना चाहूँगा। इस हफ्ते राज्यसभा में 70 स्पेशल मेंशंस 70 स्पेशल मेंशंस लिए गए और पिछले 2 हफ्ते में 140 जीरो आवर्स 140 जीरो आवर्स में अभी सेक्रेटरी जनरल साहब के पास था तो वो बता रहे थे आंकड़े 140 स्पेशल मेंशंस दोनों हफ्तों में राज्यसभा में लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, अपने राज्यों की, देश हित में जो विषय बिंदु रखी स्पेशल मेंशन और जीरो आवर के तहत। तो मैं सारे सांसदों को, सारे दलों के सांसदों को, सारे दलों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये जो संसद की ये जो उत्पादकता इतना अच्छी रही, इसलिए जाहिर सी बात है सुजीत कुमार जी, जब संसद चलती है तो राष्ट्रीय मुद्दों पर, आम जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, संवाद होती है। और संसद का जो मंच है, जैसा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हर मंच से कहते हैं कि संसद जो है वो संवाद का स्थान है और ये संवाद इस बार संसद में बहुत ही सकारात्मक तरीके से देखने को भी मिला। मुकेश जी, अगर उत्पादकता की मैं बात करूं, जैसा हमने मानसून सत्र देखा
कि एक तरह से जो व्यवधान था वो कार्यवाही में बार बार होता था, सदन चलना मुश्किल हो गया था। लेकिन इस बार सदन में खासतौर से इस सप्ताह में जिस तरह से उत्पादकता सामने उभर कर आई है सदन की, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज, मुझे लगता है कि अगर संसद ने इतना अच्छा अपना बैलेंस ढंग से काम किया, चाहे वो विधायी कार्य हो या बहस हो, दोनों को बराबरी का समय देते हुए काम किया और बहुत स्मूथली है, और दोनों जो चर्चाएं हुई उनका स्तर भी बहुत ऊपर गया। तो इसकी वजह पर जाना चाहिए हमें। वजह ये कि न सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस ने बल्कि विपक्ष ने, दोनों ने मिलकर जो समझदारी दिखाई इश्यूज़ को थ्रेश आउट करने की, एजेंडा सेट करने की, वो बहुत अच्छी समझदारी पिछले हफ्ते ही जो तय हो गया था वो देखने को मिली। लगता ये था कि जैसे जिस तरह से SIR पैन आउट हो रहा था देश भर में, और बहुत पॉलिटिकल पार्टीज़ में और ख़ास तौर से विपक्षी दलों में ये रोष था कि SIR के विरुद्ध उनका आक्रोश उमड़ रहा था, तो मुझे लगता था कि संसद का शीतकालीन सत्र इतना बम्पी होगा, इतना हंगामे वाला होगा कि शायद ये पटरी से उतर ना जाए। लेकिन पहले 2 दिन के बाद जो समझदारी सरकार ने और जो समझदारी विपक्ष के नेताओं ने दिखाई वो कमेंडेबल है, वो शाबाशी के योग्य है, क्योंकि दोनों ने ही अपने आप को एक बीच में आके मिले जी। पहला तो ये कि SIR एक ऐसा शब्द है जो निर्वाचन आयोग से जुड़ा है, संविधान, वो जो एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इस मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, तो SIR पर बहस ना हो, ये एक समझदारी विपक्ष ने भी दिखाई और सरकार ने उनके सामने ऑप्शन दिए कि सीधे सीधे SIR नाम न देकर इसको चुनाव सुधारों पर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक व्यापक बहस के रूप में चर्चा हो। विपक्ष ने इस बात को माना और इस पर एक चर्चा का एजेंडा सेट हो गया जी। दूसरी ओर सरकार चाहती थी कि 150वीं जयंती वंदे मातरम गीत की है, उसको आन बान शान गौरव के साथ जनता के बीच और जनता की संसद उस पर डिस्कस करे। उसको विपक्ष ने माना कि यस, आप सबसे पहले इसको डिस्कस करिए। तो दोनों का, विपक्ष और सरकार का एक बड़प्पन जो था वो इस पूरे सप्ताह की कार्रवाई का सबसे अच्छा पहलू मुझे लगा देखने। जी, जाहिर सी बात है, अगर उत्पादकता की हम बात कर रहे हैं संसद की कार्रवाई की, तो उसकी वजह यह है कि अगर वंदे मातरम की बात की जाए या चुनाव सुधार की, इन दोनों मुद्दों पर संसद में 10-10 घंटे से ज्यादा चर्चा देखने को मिली। देर रात तक सदन ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, संवाद किया। सभी दलों के प्रमुख नेताओं ने अपनी अपनी बात इन दोनों मुद्दों पर रखी। जाहिर सी बात है सुजीत जी, जब हम बात चुनाव सुधार की करते हैं, कुछ सवाल विपक्ष के थे, सरकार ने हर सवाल का जवाब विपक्ष को दिया। ये हम सब ने देखा, देश ने देखा कि अमित शाह जी ने एक एक सवाल का उत्तर दिया। आप कैसे देखते हैं जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं? मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो, इस पे सवाल क्यों, इस पे आपत्ति क्यों? आपत्ति इसलिए है विपक्ष को क्योंकि उनकी रोजी रोटी जा रही है इससे, ये उनकी रोजी रोटी का सवाल है। देखिए, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बहुत साफ शब्दों में कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है टू पावर क्या, उनका ड्यूटी भी है टू मेंटेन करेक्ट इलेक्टोरल रूल्स। ठीक है, उनके पावर्स एंड फंक्शंस डिफाइन किया गया है। SIR क्या है? SIR इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये तो नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ये पहले बहुत बार हुए, 1952 से लेके बहुत बार हुए। SIR का सिंपल अगर शब्दों में मैं कहूँ तो जो बोगस वोटर्स हैं इलेक्टोरल रोल में, उनको हटाना जी, और जो जेन्युइन वोटर्स हैं कुछ भी कारण की वजह से, या तो वो लेफ्ट आउट हो गए थे, माइग्रेशन हुआ, या फिर कोई भी कारण की वजह से वो नहीं थे इलेक्टोरल रोल में, तो इनको इलेक्टोरल रोल में आना। क्या ये संविधान यही नहीं कहता है? संविधान तो यही कहता है ना जी, कि बोगस वोटर्स ना हो, जेन्युइन वोटर्स रहें। तो जब यही काम कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर सवाल उठाया जा रहा है। क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि भर भर के घुसपैठियों को, रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को इन्होंने इलेक्टोरल ID कार्ड दिया है, सिटीजनशिप दिया है इन्होंने। और ये खासकर जो बंगाल में, असम में, बिहार में, तो अभी देखिए बिहार में लगभग 47 लाख बोगस वोटर्स निकले। कोई मर गया है, कोई कहाँ उनका अता पता नहीं है, कोई कहाँ से, कोई सिटीजनशिप दिखा नहीं रहे। तो जो यही कह रहे थे कि आपके पास 13 में से कोई तो ID कार्ड होगा दिखाने के लिए जी, तो एक भी दिखा नहीं पा रहे, तो आप यहाँ क्या करें देश में? तो यही SIR इज ए प्रोसेस, इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। इस पे सवाल उठा रहे हैं। जब पूरी दुनिया आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पे, उनकी प्रोफेशनलिज्म की दाद दे रही है, ये जानबूझ के सवाल उठा रहे हैं।
ये लोग हैं, ये नहीं चाहते, क्योंकि इनको देश की जनता इनको बार बार ठुकरा रही है, तो इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। जैसे कहते हैं नाच ना जाने अंगन टेढ़ा, ठीक है, तो यही बात है, उल्टा चोर कोतवाल कर दे। यही लोग हैं जो वोट चोरी करते आ रहे थे आज तक, ठीक है। मिसेस गांधी की जो 1971 की इलेक्शन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्यों रद्द की थी? इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया? आपातकाल लगा दी, 39th अमेंडमेंट ले आए उन्होंने, रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने इम्यूनिटी दे दी प्राइम मिनिस्टर को। तो यही लोग हैं जो लोग देश के जनता के खिलाफ हैं, देश के खिलाफ हैं, देश की लोकतंत्र के खिलाफ हैं। और जब इनको अभी इनकी चेहरा और चरित्र को देश पहचान चुकी है, देश के लोग जान चुके हैं, इनको नकार रहे हैं, तो ये अभी ये सब बहाना, इससे ड्रामा कर रहे हैं जी। तो ये इनको, लेकिन मैं खुश हूँ कि ये लोग डिमांड कर रहे थे, इस पर बहस हुई और इनको मुंह की खानी पड़ी जी, ठीक है। लेकिन बहस तो हुई, चर्चा तो हुई, सरकार तो पहले भी हर तो मुद्दे पे इनकी असलियत देश के सामने आ गई ना जी। सरकार तो हर मुद्दे पे पहले भी चर्चा के लिए तैयार रहती है। सरकार ने हर बार कहा कि हर विषय पे चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन मैं मुकेश जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी चर्चा की मांग कर रहे थे कि चुनाव सुधार या SIR के मुद्दे पर सदन में चर्चा हो, और जब चुनाव सुधार के जरिए इस मुद्दे पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, सवाल उठाए राहुल गांधी जी ने, कई सवाल रखे सरकार के सामने, और सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक एक सवाल का उत्तर विस्तार से दिया। आजादी के बाद से जितने चुनाव हुए, जितने चुनाव आयुक्तों में, सबकी भूमिका का, सबकी कार्यशैली का, नियुक्ति का पूरा ब्यौरा सदन के देश के सामने रखा। लेकिन जब बात उन्होंने घुसपैठियों की कही तो विपक्ष ने वॉकआउट क्यों किया, यह मैं नहीं समझ पाया। देश भी जानना चाहता है ये बात। दरअसल जो पॉइंट स्कोर करना दोनों ही तरफ का, एक राजनीतिक दलों का एक मकसद होता है कि कोई भी बहस जो अपने एक पॉइंट स्कोर करें। पहले से भी ये सेट है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती रही है और कहती रही है कि हमको SIR के जरिए उन लोगों को हटाना है जो घुसपैठिए हैं, इलीगल वोटर्स हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और विपक्ष उनको संरक्षण देता है। दूसरी ओर विपक्षी दलों का ये तर्क है कि ये घुसपैठियों के नाम पर, इलीगल वोटर्स के नाम पर हमारे जो कोर कॉन्स्टिट्यूंसी वोट हैं उनको हटाना, उनको मतदाता सूची से बाहर करना इनका लक्ष्य है सरकार का। ये दोनों का आपस में तर्क है, और मैं उसमें नहीं जाना चाहता कि कौन ज़्यादा मजबूत तर्क इसमें दे रहा था, विपक्ष के ज़्यादा तर्क अच्छे हैं या सरकार के ज़्यादा अच्छे हैं। मैं इस बहस पर केंद्रित रहना चाहता हूँ ये कि इसमें राहुल गांधी को खुल के बोलने का अवसर दिया गया, पूरी सदन ने उनको सुना, एक एक प्रश्न को सरकार ने नोट किया, उसका जवाब देना भी गृह मंत्री ने उचित समझा और सारे सवालों के जवाब दिए। सिर्फ इन दो नेताओं को ही नहीं, पूरी बहस के दौरान SIR पर सारे नेताओं ने अपनी वो बातें रखी, और डर ये था कि हर बार नोकझोंक होगी, आमने सामने तलवारें खिंच जाएंगी। जिस तरह से SIR को लेकर जो बाहर जो तीखापन दिख रहा था, वो तीखापन इस बहस में नहीं आया। उसमें तार्किकता थी, उसमें हर संसद सदस्य के प्रस्तुति में कुछ नया था, सुनने वाला था, जो हमारा ज्ञान बढ़ाने वाला था। इलेक्टोरल प्रोसेस पर बात हुई, EVM के फुल प्रूफ होने पर बात हुई, इकोसिस्टम पर बात हुई चुनाव के। तो बेहतर ये रहा कि पूरी चुनाव प्रक्रिया को लोगों ने थर्ड बेयर डिस्कस किया, और ये बहुत अच्छा पहलू रहा जी। सुजीत कुमार जी, जो बायकॉट वाला विपक्ष की रणनीति रही कि जब लोकसभा में गृह मंत्री जी उत्तर दे रहे थे एक एक सवाल का, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए थे, विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे, उसके बाद विपक्ष का वॉकआउट करना, इस रणनीति को आप कैसे देखती है? क्यों वॉकआउट किया विपक्ष ने? बात सुननी चाहिए थी सरकार की भी। क्यों का उत्तर ये है कि सच सुनने की हिम्मत नहीं है। देखिए, ये लोग अभी इनकी आप इतिहास देख लीजिए, तो ये कैसे सुनेंगे बताइए? ये अपने ही जो गंदे काम किए हैं ये लोग इतने सालों तक, उसका सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए, तो इनके पास हिम्मत नहीं है। एक तो ये लोग किए हैं, देश को इतने साल तक भ्रमित किए हैं, देश को लूटे हैं, देश की जो लोकतंत्र है इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, और इनको लगता था कि इनकी राज ही रहेगी देश में। तो जब अब लोगों को पता चल चुका है इनके बारे में, लोग इनको ठुकरा रहे हैं, तो इनको सच सुनने की हिम्मत नहीं है। अमित शाह जी यही जो सवाल राहुल गांधी जी उठाए थे, वही सवाल के जवाब दे रहे थे एक एक करके जी, लेकिन सुनने के बजाय वॉकआउट कर गए।
तो ये दे आर कावर्ड्स, ओके। तो ये देखिए हिम्मत होना चाहिए। अगर आप एक सवाल कर रहे हैं तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप बैठ कर सुनिए। ये तो वो तो कहीं अगर झूठ बोल रहे हैं या कोई फैक्ट नहीं बोल रहे हैं तो आप उसको काउंटर कीजिए। पार्लियामेंट्री प्रोसेस में तो इनफ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। मिसलीड कर रहे हैं अगर गृह मंत्री जी या कोई भी सदस्य मिसलीड कर रहे हैं हाउस को, तो आपके पास ऑप्शंस हैं उसको काउंटर करने के लिए। भला वो नहीं करके आप वॉकआउट कर रहे हैं, तो ये देखिए ये अब चला गया वो ज़माना कि आप मतलब एक शहजादा होकर रहेंगे और ये पूरी दुनिया आपके पीछे घूमेगी, वो नहीं है। देश की जनता तो देख लीजिए। तो अभी आप एक पोल कर लीजिए। ये जो विमर्श हुआ इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे देश में एक मैं तो मानता हूँ कि एक होनी चाहिए, सर्वे होनी चाहिए, एक रैंडम सर्वे होनी चाहिए, सैंपल सर्वे होनी चाहिए कि देश की जनता की क्या रुख है। चलिए, 12 संसद इस सप्ताह में जो चुनाव सुधार का मुद्दा था उस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। सभी दलों के नेताओं ने अपनी बात सदन में रखी, लेकिन महत्वपूर्ण एक मुद्दा और था, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का। वंदे मातरम पर भी जो रोचक बहस देखने सुनने को मिली, विस्तार के साथ सभी नेताओं ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह वंदे मातरम ने एक भूमिका निभाई। मुकेश जी, आपने कैसे इस चर्चा को देखा? क्या संदेश है इस चर्चा का? देखिए, ये इस बार का जो पूरे सप्ताह आपको देखने को मिला वो राष्ट्रवाद बनाम लोकतंत्र एक उसका माहौल मुझे देखने को मिलता है। चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा किए जाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो देश के अगुवा हैं, मुखिया हैं। उन्होंने इस बहस को परोसा और वंदे मातरम को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। पूरे इतिहास में गए, किस तरह से वो औपनिवेशिक काल के खिलाफ एक संघर्ष का प्रतीक था ये गीत। और हम भारतीयों को तो गर्व होना चाहिए, हर देश के पास राष्ट्रगान एक ही है और हमारे पास एक राष्ट्रगान है, एक राष्ट्रगीत है। इसकी महत्व सबसे उभर कर सामने आई। और जब भी कोई पॉलिटिकल बहस होती है और वो इतिहास से जुड़ी हुई होती है, तो उसमें जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनके बारे में चर्चा हुई। और बहुत अच्छी बात है, लोगों को पता चला कि इसमें नेहरू की क्या भूमिका थी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस गीत को किस तरह से आगे ले गए, रविन्द्रनाथ ठाकुर की क्या भूमिका रही, सुभाष चंद्र बोस के क्या संवाद थे नेहरू जी से। इन सब पर चर्चा होना, एक जो हम लोग जो किताबों में पढ़ने से हम हिचक जाते हैं, तो इस उम्र में भी आके हमको लगा कि इतिहास हमारे सामने आके खड़ा हो गया है और हमको कुछ संसद सिखा रही है। ये चर्चा ने हमको बहुत एनलाइटन किया अपने अतीत के बारे में। भले ही उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आए कि नेहरू की क्या भूमिका रही होगी, नेहरू को लेकर छींटाकशी क्यों हुई, ये सब बहस का एक अंग है और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। भले ही उसमें कोई छींटाकशी हुई हो, व्यंग होना, छींटाकशी होना एक संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है और उसको उसी ढंग से स्वीकार करना। जाहिर सी बात है, जब ऐसे वंदे मातरम जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा होती है तो इतिहास का पता लगता है कि इतिहास में, खासतौर से आज़ादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आंदोलन में वंदे मातरम के गीत ने किस प्रकार देश को प्रेरित किया, स्वतंत्रता सेनानी को प्रेरित किया और हमारा देश स्वतंत्र हुआ। जाहिर सी बात है, ये चर्चा जो है वो नई पीढ़ी को, भावी पीढ़ी को भी कुछ ना कुछ प्रेरणा जरूर देती है, ऐसी प्रेरणाएं देती है। सुजीत जी, आप कैसे देखते हैं जो वंदे मातरम पे सदन के दोनों सदनों में चर्चा हुई? देखिए, ये बहुत ही मैं मानता हूँ एक सकारात्मक चर्चा हुई। और वंदे मातरम सिर्फ एक गान नहीं है, ये देश की आत्मा है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है। और सिर्फ स्वतंत्र जो हम लोग के जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए ये गान नहीं थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और ये वंदे मातरम देखिए, वो अगर गाना आप जो नेशनल सॉन्ग को आप पूरा देखेंगे तो उसमें भारत माता को दुर्गा के साथ, लक्ष्मी के साथ, सरस्वती के साथ वहाँ पे बंकिम बाबू ने वहाँ पे उनको दर्जा दिया। तो ये वैभवशाली देश है, ये दुर्गा माँ जैसी हम लोग की शक्तिशाली देश है। और ये जो हज़ारों साल से पूरी दुनिया को राह दिखाने वाली देश है। तो हम लोग जब विश्वगुरु का बात करें, यही सरस्वती है। तो ये गान आप सुनेंगे तो यू गेट गूज़बम्प्स। मतलब मैं जब भी वंदे मातरम या जनगण मन में सुनता हूँ या गाता हूँ तो आई लिटरली गेट गूज़बम्प्स। तो पूरी, और देखिए ये इसकी खूबसूरती देखिए ये गान की, कि
एक तो मैंने कहा कि जब इसको लिखा गया था या जब 1896 में पहले रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव ने इसको गाया था पहली बार, या 1937 की बात कीजिए या आज की बात कीजिए, उतना ही प्रासंगिक जब उस समय था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। दूसरा बात है, देश के हर कोने में ये गान का उतना ही असर है जितना बंगाल में रहा हो या फिर और कहीं रहा हो। तमिलनाडु ले लीजिए या फिर नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, उतना ही असरदार रहा ये गान जितना बंगाल में। तो बहुत खुशी की बात है कि 150तम जयंती में इसके बारे में हम लोग चर्चा किया, क्योंकि जब 50तम जयंती थी इस गान की तब हम लोग गुलाम थे, ऑब्वियसली इस पर चर्चा हो नहीं पाती। जब 100 साल हुए 1975 में आपातकाल थी, तो एक जो डेमोक्रेसी की हत्या, ये गान मतलब अब चर्चा ही नहीं हो पाई पार्लियामेंट में जब होनी चाहिए थी। तो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि 150तम जयंती में इसके लिए खासकर दोनों सदनों में देश की संसद इस पे चर्चा किया, और पूरी देश आज इसको देख के गर्व महसूस करते हैं कि हम भारत माता के सुपूत हैं। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, वंदे मातरम से एक प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय भावना जागृत होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा राज्यसभा में जो एक बिल के रूप में सामने आया है, वो स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025। ये विधेयक क्यों महत्वपूर्ण है? सदन से इसको मंजूरी भी मिल गई। सुजीत जी, क्या इस विधेयक में खास है? देखिए, इसको इंग्लिश में मैं कहूँगा हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी। जी, हेल्थ सिक्योरिटी। देखिए, कोई भी देश और कोई भी समाज जब तक स्वस्थ नहीं है तब तक वो विकसित नहीं हो सकता, आगे नहीं जा सकता। और हेल्थ को कितना नेगलेक्ट किया गया था पिछले सरकारों में, ये आप जानते हैं, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो बिल में जो मुख्य उसके बिंदु हैं, जी, हेल्थ सिक्योरिटी, जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग सिन गुड्स कहते हैं, उसमें सेस लगाना, ठीक है, ताकि अभी उसको जीएसटी में 40% वाले स्लैब में ले आए। स्लैब तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि, लेकिन ये टोबैको, अल्कोहल, इसको 40% जीएसटी रेट में ले आए हैं। लेकिन जो टोबैको हैं, जो सिन गुड्स कहा जाता है, उस पर सेस, एक्स्ट्रा सेस लगाना, ताकि लोग उसको कम इस्तेमाल करें, ताकि उनका स्वास्थ्य खराब ना हो। और जो पैसा उससे बनेगा, जो पैसा आएगा उससे नेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं, ठीक है जी, आप याद कीजिए हमारे पूर्व रक्षा मंत्री A.K. एंटोनी जी की एक हाउस में उनकी एक ऑन द रिकॉर्ड एक ये उन्होंने कहा था कि हमारे पास पैसा नहीं है फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ये हालत थी देश की। आज देखिए, आज लगभग 6 लाख करोड़ की बजट अभी आर्म्ड फोर्सेस को पिछले बजट में मिला है, तो हम आगे और मिलना चाहिए। लेकिन ये जो पैसा है, इससे आर्म्ड फोर्सेस की जो नीड है, ठीक है, हमारे जो वीर जवान हैं उनके जो नीड्स हैं, आर्म फोर्सेस की जो नीड है, उसको ये पूरा किया जाएगा। तो दोनों देखिए कितना हेल्थ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा के लिए, देश की अखंडता के लिए जरूरी है। और ये देखिए, सोच देखिए, यहाँ मतलब हेल्थ को भी प्रमोट हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल था। इसको बहुत अच्छी चर्चा भी उसमें राज्यसभा में, और ये राज्यसभा में पास पारित। मुकेश जी, तंबाकू जो प्रोडक्ट हैं, जो तंबाकू से संबंधित उत्पाद हैं, चाहे बात सिगरेट, ई सिगरेट की जाए या खैनी या इस तरह की चीज़ों की जाए, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। लगातार सरकार इसको हतोत्साहित भी करने का और लोगों को आह्वान भी करती है कि इससे बचें, तंबाकू का सेवन ना करें। इस बिल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा, स्वास्थ्य को भी जोड़ता है और राष्ट्र की सुरक्षा को भी जोड़ता है। जी देखिए, मुझे लगता है कि जो हम बहुत लंबे समय से एक बहस सुनते रहे थे, और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो एक मॉडल हमने अपनाया है बहुत दिनों बाद, बहुत पहले अपना लेना चाहिए था, ये कि जो कंपनियां लोगों के स्वास्थ्य को ख़राब करती हैं उनको उनके स्वास्थ्य की भरपाई भी करनी चाहिए। अगर मैं टबाको बनाता हूँ, पान मसाला बनाता हूँ, उससे कैंसर होता है, टबाको से भी कैंसर होता है, फेफड़े का नुकसान होता है, तो हमने अमेरिका के देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, उन कंपनियों की महती जिम्मेदारी होती है कि इन बीमारियों से होने वाले खर्च की भरपाई ये कंपनियां करेंगी। भारत ने वो मॉडल अब अपनाया है, और इसका जितना स्वागत किया जाए वो कम है, क्योंकि अगर आपने दो तरह से इससे फ़ायदे होंगे। एक, आपने सिन गुड्स के प्राइस ऊपर कर देंगे। ब्रिटेन में एक सर्वे आया है कि अगर आप चीज़ें के महंगी कर दीजिए इससे, तो कम से कम 15 से 20% लोग उसको सेवन करने वाले कम हो जाते हैं, और ये WHO की भी स्टडी है। और एक तो उससे बीमारियां कम होंगी, और उनसे जो बीमारियां हो रही हैं उसका ये जो सेस लगेगा, ये आयुष्मान भारत योजनाओं के पर खर्च होगा,
और उन बीमारियों से जो त्रस्त लोग हैं उनको राहत मिलेगी। जो बचा हुआ पैसा है वो बॉर्डर एरियाज़ के ढांचागत सुविधाओं पर खर्च होगा। तो ये विन विन सिचुएशन है। जी, जाहिर सी बात है सरकार के लिए जो आम आदमी का स्वास्थ्य का मुद्दा है वो भी महत्वपूर्ण है और राष्ट्रीय सुरक्षा का जो पहलू है वो भी सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए संसद ने स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 को इस सप्ताह मंजूरी दे दी। एक महत्वपूर्ण मुद्दा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी। मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा का मुकेश जी, तो शुक्रवार को यानी संसद के जो कार्य दिवस है उसके अंतिम दिन शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2001 में संसद पर जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके शहीदों को याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके को आप कैसे देखते हैं? हर साल 13 दिसंबर को संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, प्रधानमंत्री जी, तमाम गणमान्य लोग आते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मुझे लगता है कि वो संसद पर हमला नहीं था, वो भारत विरोधी ताकतों का इस देश के लोकतंत्र पर हमला था और उस लोकतंत्र पर हुए हमले को हम लोगों ने नाकाम किया, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम किया। हमारा नेतृत्व उस दिन बहुत बड़े संकट में था जिस दिन ये हमला हुआ था, और हम लोग तो उन लोगों में से भी हैं जो उसके चश्मदीद गवाह थे। किस तरह से भारत के जो सांसद थे उनको उनकी जान पर बनाई थी और किस तरह से भारत सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी हर एक की जान को बचाया, अपनी जान दे दी और उन पर आंच नहीं आने दी। तो ये एक हमारे लिए ऐसा गौरवशाली दिन है कि हमने अपने लोकतंत्र को बचाया, अपने नेतृत्व को बचाया, और भले ही शहादत हुई, उन शहीदों को नमन करना हर साल ये हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है। जी, जाहिर सी बात है कि संसद पे जो आतंकवादी हमला था वो देश के दरअसल लोकतंत्र के मंदिर पे हमला था, देश की एकता अखंडता का जो प्रतीक है उस पर हमला था, लोकतंत्र पे हमला था और भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और तमाम बदलाव आए हैं उसके बाद से। अगर बात करीब इन 24 सालों की की जाए, बड़ा बदलाव आया है आतंकवाद के मुद्दे पर। भारत की आक्रामक रणनीति 14 के बाद उभर के जो सामने आई है उसे देश और दुनिया ने देखा। सुजीत जी, मैं इस पर मुद्दा आपसे भी समझना चाहूंगा क्योंकि राज्यसभा के सभापति जी सीपी राधाकृष्णन जी ने कहा कि 13 दिसंबर 2001 इतिहास में काले दिवस के रूप में दर्ज है। आप कैसे देखते हैं जब हम 13 दिसंबर को, हालांकि जिस रूप में इसको याद किया जाता है जो हमला हुआ था, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं तो नमन करना चाहूँगा हमारे वीर शहीदों को जिन्होंने शहादत दी हम लोग को बचाने के लिए और देश की, जो मुकेश जी बता रहे थे, देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए। और देखिए, जब ये आतंकवाद की बात आती है तो प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं बार बार कि जीरो टॉलरेंस, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी आपने देखा कि हमारी डॉक्ट्रिन है ये। पहले क्या था, बातचीत करेंगे, पाकिस्तान से आती है जो आतंकवाद पाकिस्तान से आते हैं और देश भर में जो दहशत फैलाते थे पहले, तो हम लोग क्या करते थे, पाकिस्तान को डॉसियर भेजे हैं, इनसे बातचीत करेंगे, उनको यूएन में लेके जाएंगे ये बात को। अब वो ख़त्म हो गई है। देखिए, उन्होंने पहलगाम में धर्म पूछ के उन्होंने मारा, जवाब पूरी दुनिया देखिए, ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गई है। ठीक है, तो ये अभी ये जो भारत जो है ये अभी मतलब एक जो कहते हैं घूस के मारने वाली भारत है, ठीक है, देश है। और जीरो टॉलरेंस, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी डॉक्ट्रिन भी होगी, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वार। तो इससे अभी देखिए, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान और जो पाकिस्तान में बैठे उनके जो आतंकवादी संस्थाएं और आतंकवादी, इससे उनको एक डर तो उनके दिल में आई है बिल्कुल। और एक बात भी मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी दिल्ली में एक बहुत दुखद घटना हुई लाल किले के आसपास, लेकिन पिछले 11 साल में आप कश्मीर वैली को छोड़ दीजिए या नक्सलवाद के आतंकी घटनाओं को छोड़ दीजिए तो देश भर में कोई भी ऐसे आतंकी घटने नहीं हुए थे। लेकिन आप जो UPA 1 एंड UPA 2 के 10 साल की आप देखिए ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, मैं उस समय विदेश में रहता था, हर हफ्ते अहमदाबाद में, बनारस में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, सूरत में, हर हफ्ते एक आप देखेंगे यहाँ इतने मर गया, यहाँ इतने, शर्म से झुक जाता था सर। और मैं मुझे उसी समय में विदेश में रहता तो मुझे लगता है क्या हो रहा है अपने देश में। तो ये जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये और गृह मंत्री जी जिस तरह से उन्होंने भी कहा है कि 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, मूल पोछ हो जाएगा। तो ये दिखाता है ये सरकार। जाहिर सी बात है सुजीत जी, अगर बात कामकाज की जाए तो संसद का जो ये सप्ताह है 8 से 12 का,
बहुत महत्वपूर्ण रहा उत्पादकता की दृष्टि से। जो कार्य दिवस थे उसमें वंदे मातरम और चुनाव सुधारों पर एक महत्वपूर्ण चर्चा देश ने सुनी और देखी। सुजीत जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मुकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।